नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद में इतने समय में कश्मीर में 370 हटने के बाद में 370 और 35A, जिसके बारे में वहाँ के लफाज नेता, जिसमें मुख्य है श्रीमान फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्रों उमर अब्दुल्ला और दूसरे नेता, वो कहते थे कि ये हट ही नहीं सकती, किसी में हिम्मत नहीं है। और वो पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेट करती थी बहुत सारे लोगों को। यानी भारत का कानून कश्मीर में चलता ही नहीं था। ये तो माना जाता है ना कि 2 संविधान और 2 विधान और 2 झंडे। तो वो तो 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गया। G20 का भी अभी पिछले दिनों बहुत ही भव्य समारोह हुआ। लेकिन इस दौरान में जो लंबे एक आप समझिए 70 साल के दौरान में जो वहाँ पे जो वहशियत को बुलाया गया, उसे पाला पोसा गया और आतंकवाद के उसमें पूरा का पूरा झोंक दिया गया। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। ये कश्मीरी नेता थी, दिल्ली के भी बहुत सारी सरकारें उसके अंदर पूरी तरह से मजबूत थी, उसके अंदर पूरी की पूरी तरह से उसके अंदर जमी हुई थी। वो भी चाहती थी कि इस तरह का वहाँ पे टंटा चलता रहे, तभी तो इतने साल चलता रहा। 70 साल से अधिक चलता रहा, उससे पहले से भी चल रहा था। यानी कि आप ये देखिए कि अब जो परिवर्तन है उसको शहला रशीद मान रही है। भाई दूसरे उसके साथी तो नहीं मानेंगे ना, जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के नारेबाज, वो तो नहीं मानेंगे। लेकिन वो तो कश्मीरी है, वो सामने देख रही है और परिवर्तन को भी समझ रही है, तो उसने तो मान लिया है। लेकिन दूसरे लोग तो मानेंगे नहीं। वे भी 80,000 करोड़ के आसपास का जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। करीब कहते हैं कि 1,90,00,000 टूरिस्ट, अगर एक टूरिस्ट वहाँ पे मान लीजिए कि छोटे से छोटा भी 2,000 रुपये खर्च कर रहा है और एवरेज में तो कहीं संख्या दिख जाएगी, तो उसकी इकोनॉमी में कितना परिवर्तन आ रहा है। जो वहाँ का बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कभी वो 24-25 पड़ा रहता था, 20 रुपये के भी नीचे था, आज 100 से ऊपर चल रहा है, 115-17 के आसपास चल रहा है और बोला जा रहा है कि और आगे बढ़ जाएगा। तो क्यों बढ़ जाएगा भाई? और फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अपना समय व्यर्थ बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसमें बहुत लंबे घंटों तक भाषणबाजी हो रही है। और इस बीच के अंदर यहाँ पे यासीन मलिक जैसे लोगों को, जिन्होंने खुद हत्याएं की हैं भारतीय सैनिकों की, वायुसेना के सैनिकों के अफसरों की, उनको प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। और इस आदमी को पूरा मीडिया एक नया नेता, एक उम्मीद की किरण करके उनको, चाहे बरखदत्त हो, चाहे रवीश कुमार हो और दूसरे लोगों को सभी दिखा रहे हैं, चाहे रजत शर्मा हो, ये सब लोग दिखा रहे हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थिति तो बहुत सारे हैं। G20 की तरह शानदार हो गया और लगातार वहां पे परिवर्तन हो रहे हैं। इसके बीच में इसमें खूब सारी फिल्में बनी। सबसे भी जो बकवास फिल्म है वो बहुत सारी हैं, उनका नाम लेना। एक हैदर फिल्म थी जो कि अपने आप को समाजवादी कहने वाले, वास्तव में वामपंथी जो है वो निर्देशक विशाल भारद्वाज ने बनवाई थी। वो शेक्सपियर की कहानियों को टेढ़ा मेढ़ा करके भारतीय परिवेश में और हिंदी फिल्म में जो है वो बनाने में उसकी महारत हासिल है, तो ठीक है, होगी। तो यहाँ पे मार्तंड मंदिर को शैतान की गुफा बता के चित्रण करने में इस विशाल भारद्वाज को कोई दिक्कत नहीं। और एक इंटरव्यू एक तथाकथित पुराने वामपंथी द्वारा चलित, उस पर उसने कहा कि मुझे बड़ी चिंता है कश्मीर की, मैं कश्मीर के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जो है वो बशरत पीर, यानी कि भाई एक जो आतंकवाद का समर्थक लेखक है, उसी की कहानी छूटी, कर्फ्यूज नाइट।
जो फिर वहां पे जाकर के अमेरिका में बस गया और वो पूरा तंत्र जो तंत्र है जिहादी और इस्लामी तंत्र है उसने उसको कुछ बढ़ा दिया। और अंग्रेज लोग तो ऐसे लोगों को सर पे बिठाने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो इनको कहानी कश्मीरी सेपरेटिस्ट राइटर और जर्नलिस्ट की कहानी मिली, श्रीमान विशाल भारद्वाज। और इनको ये मालूम नहीं था कि कश्मीर में शायद 1980 या इसके आसपास से फिल्में ही बंद है। और ये तो अनुराग कश्यप को भी मालूम नहीं है, जो कहता है कि कश्मीर फाइल घटिया फिल्में देखनी नहीं चाहिए। नजीर साहब भी ऐसे ही कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ फिल्म तक और राजनीतिक वितंडाबाजी पर पत्रकारों तक भी लागू नहीं है। तो ये प्रभाव जो है ना, ये नाटक के क्षेत्र में भी हुआ है और हमने भी देखा है। तो साहब एक नाटक 2019 में जयपुर में प्रदर्शित हुआ था, उसका नाम था ईदगाह के जिन्नात। ये बंगलौर के एक महान वामपंथी जो है नाटक निर्देशक लेखक है अभिषेक मजूमदार, जिनका बहुत ही एक अच्छा सा इंटरेक्शन जयपुर के कुछ लोगों के साथ हुआ था। कुछ मित्रों ने उन्हीं भाषा पे उस दौरान में जिस तरह से अहंकार तो वामपंथ का एक मुख्य अंग है ना, नहीं तो हिंसा कैसे करेंगे, नहीं तो समाज कैसे बदलेंगे। चुप रहने से शांति से तो समाज बदलता नहीं है, लेकिन इन्होंने कहीं बदल तो पाए नहीं है। लेकिन छोड़िए, तो वो नाटक के अंदर ये संवाद उसमें सीधा सीधा है कि भाई भारत के सैनिकों को गाली दी गई, वामपंथियों को भारत के सैनिकों को गाली देने के लंबी एक बहुत पुरानी एक इतिहास है, एक पूरी लिगेसी है, एक पूरा तंत्र है, उसके कारण भी है। तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं। इन महाशय से पूछा गया कि क्या दो चार संवाद नहीं बदल सकते थे, तो उन्होंने बड़े ही नाराज होकर बहुत ही भयंकारी जो है वो व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए कहा कि आप मुझे मेरे नाटक के बारे में कुछ नहीं बताएंगे श्रीमान, आप हैं कौन। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो दर्शक हूं और सब कुछ कोई 100% होता नहीं है, तो आपको भी इतनी कौन सी वो संवाद बदलने से कथा वस्तु बदल जाती। तो उसके बाद में हमने भी कुछ प्रश्न किए, लेकिन जो है ना वो हमारे शहर के भी बहुत सारे लोग उस नाटक में काम कर रहे थे। कुछ ऐसे बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हैं जो कि बड़े ही पारंगत हैं अभिनय कला में उनको। लेकिन मैं ही देख रहा हूं कि जिनको राजनीति का है पता नहीं, जिनको आइडियोलॉजी का आई पता नहीं, जिनको वामपंथ का विचारधारा का वह पता नहीं, वो ड्रामा स्कूल में जाके कितने बड़े वामपंथी बन गए हैं। ये आश्चर्यजनक परिवर्तन कैसे होता है। यानी कि पूरा तंत्र, बोला जाता है ना कि भाई जेएनयू का छोटा भाई है, तो जेएनयू के छोटे भाई में जाकर के सब पे वामपंथी रंग चढ़ जाता है। उसी तरह से नाटक के कथानक होते हैं, वही लफाजी, वही पैट्रियार्की, और वो उसी तरह के जो है ना वो सब माइसोजेनी, उन शब्दों का इस्तेमाल कहीं भी घुसेड़ दिया जाता है। तो इस नाटक के अंदर ये हुआ, तो उसमें तो कुछ लोगों ने विरोध किया जब उसमें उसके पात्रों ने गाली दी, और ये कहानी है कि भाई पत्थरबाजों की है। और इन महाशय ने ये बड़े ठसके से कहा कि ये बहुत बड़े शोध पे बड़ी रिसर्च है, महीनों की सालों की रिसर्च है, पता नहीं रिसर्च की क्या मेथोडोलॉजी थी। तो उस रिसर्च के अंदर पत्थरबाजों के बच्चे और ईदगाह के अंदर एक फुटबॉल का खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलना चाहता है। देखिए कितनी बड़ी आशा की किरण, आशा तो है, लेकिन क्या इस तरह की संस्था में ऐसे में होता है? ये पत्थरबाजी शुरू क्यों हुई है? और ये देखिए कि इस नाटक का कितना वामपंथी तंत्र ने उसका जो है यहाँ पे विरोध हुआ, तो उनका पूरा का पूरा तंत्र, न्यूज क्लिक भी उसमें शामिल था, पूरा उड़ गया कि आजादी, देश की आजादी खतरे में है, स्वतंत्रता की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि वामपंथियों का अलावा किसी के पास वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं है, उनसे कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता। लेकिन अब ये पिछले 8-9 साल से उनकी बड़ी बुरी हालत है। कभी पार्लियामेंट में ना 60 से ऊपर एक विकराल एक परिस्थिति थी जो हमने देखी है, अब 6 भी नहीं जुड़ते हैं। तो खैर, तो अब प्रश्न यह उठता है कि आज बदली हुई परिस्थिति में वो ईदगाह के जिन्नात कहां, यानी कि वो जो एक कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को रोमांटिसाइज करके
आतंकवाद को रोमांटिसाइज जो हैदर फिल्म में भी किया और इस नाटक में भी किया है, तो वो जिन्नात कहाँ है, उनकी कहानी फिर दोबारा हो जाए। जबकि वहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी फूल फाल रही है, और हत्याएं तो दिखे कि इतना लंबा तंत्र, इतना बड़ा पोसा गया है, और इस कहानी में यहाँ से 5 लाख लोग निकल गए, उसकी कोई जिक्र नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है, वामपंथी नरेटर का हिस्सा ही नहीं है। वो कहते हैं ऐसा हुआ नहीं, झूठ है। वही तो लोग कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स बिल्कुल झूठ है, केरला स्टोरी झूठ है, इधर सही है, वगैरह वगैरह। तो खैर, हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत हो कि कश्मीर 370 और 35 से हटने के बाद की जो परिस्थितियां हैं, मोटा मोटी उसके ऊपर हमने थोड़ी सी बातचीत की, और एक नाटक के बारे में बताया जिसने ये जो अंडमंड स्थिति थी, जो आतंकवाद की स्थिति थी, जो पत्थरबाज जो अब गायब हो चुके हैं, उनकी कथा वस्तु को लेके, एक ईदगाह के जन्नात पे लेके, तो वो आज जिन्नात क्या कर रहे हैं। आज तो सब खुला हुआ माहौल है, इतने सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, इकोनॉमी बूम कर रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो पहले कभी हुआ नहीं। तो ये लेकिन मानेंगे नहीं, लेकिन शैला रशीद तो मान गई है, तो उसकी बात को तो मानना पड़ेगा। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप ये लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें। और एक आपसे फिर विनती है कि जिन लोगों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है, वो अपना सब्सक्रिप्शन एक बार फिर से देख लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्राइवेट होती है, उसे कृपा करके पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की।